हेलो एवरीबॉडी। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द बैक क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ हेनरिक्स एंड माइल्स। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये वाले क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिंस यू नो some colleges do give it as their internals, I thought we'll just take like some time to discuss it. ठीक है, हम लोग कर रहे हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से आपके इंटरनल्स में आ सकते हैं। सो द फर्स्ट वन वी डूइंग इज 5.2। हमारे को गिवन है कि जो y फंक्शन है, सो ये वाले क्वेश्चंस बेटा मैं पूरे पढ़ नहीं रही यहाँ पे। सो द आइडिया इज द बेस्ट वे फॉर यू टू डू दिस इज दैट व्हेन आई से 5.20 इज द क्वेश्चन दैट आई एम डूइंग, यू गो बैक टू योर बुक, रीड द 5.20, फिगर आउट योर ओन आंसर, फिर आप आके ये वाला आंसर देखोगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगी। बाकी अगर आपको लगता है आपको वो नहीं करना, आपको साथ साथ करना है, आप वो भी कर सकते हो। जो ये वाले क्वेश्चंस है वो आपकी रीडिंग्स में ऑलरेडी हैं। दिस इज हिंड्रिक्स एंड माइल्स चैप्टर 5 बैक क्वेश्चंस, यूनिट 1 पब्लिक इकोनॉमिक्स बैक क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे तरीके से करना है तो यू शुड, आई एम टेलिंग यू, आई एम डूइंग 5.20। आप यहाँ पे पॉज करो, अपना क्वेश्चन पढ़ो, उसको करने की कोशिश करो, फिर आंसर देखो। अगर आपको लगता है वो नहीं करना है, फिर भी पॉज तो आपको करना पड़ेगा टू रीड द क्वेश्चन एंड देन कंटिन्यू। My point is, every time I start a new question, you will pause the video and at least read the question, even if you don't want to solve it yourself first. ठीक है? तो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है y is under root k raised to power 1 by 2 is root of k, and tl raised to power 1 by 2 which is also root of tl. हमारे पास जो आउटपुट है वो प्राइस p पे बिकता है और रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है r। वो ये पूछ रहा है कि जब टेक्निकल प्रोग्रेस इंक्रीज होता है तो वेज रेट को क्या होता है, और जब टेक्निकल प्रोग्रेस इंक्रीज होता है तब वेज रेट को क्या होगा अगर आर भी चेंजेबल है। ओके, ये वाला हम पोर्शन आंसर करेंगे बॉमल से, विच इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू, और ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे थ्रू दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि के एंड एल जो है वो किसी ना किसी तरीके से थोड़े थोड़े सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, बिकॉज द फंक्शन इज नॉट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। बट पूरे सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते बिकॉज द फंक्शन इज नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते तो वो एल शेप आइसोपॉइंट बनता, तो उसके अंदर एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल ही इकट्ठे एम्प्लॉय हो सकते हैं, तब तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स की बात ही नहीं करते, हमारा आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता। और अगर हमारे पास ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता जहां पे के प्लस एल विद सम सम वैल्यूज होता, नॉट नॉट पावर्स, लीनियर होता, तो हम लोग बोलते कि ये तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल है, तब हमारा आंसर चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही चीजें नहीं है। सो ये थोड़े थोड़े सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं लेकिन थोड़े थोड़े कॉम्प्लीमेंट भी हैं, राइट? तो जब मेरा टेक्निकल प्रोग्रेस बढ़ेगा तो मेरा ये बढ़ा, जब ये बढ़ा तो ऑटोमेटिकली वाई बढ़ा। लेकिन so when t rises, I can say that in a way, when t rises beta, in a way MPL rises, marginal productivity of labor rises. How do you know? दो तरीके हैं। इसको क्वेश्चन को या तो आप बोलो कि मैं डेल वाई बाय डेल एल निकालूंगी, डेल वाई बाय डेल एल, तो उससे मेरे पास आएगा एमपीएल। उसको आप प्रूव कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, जरूरी नहीं है। Because like I said, ये वाला सिर्फ हमारा intuition based question होता है, but let's try and do that. So that will be 1 by 2 under root TL into T. तो जब क्यों, that is what the differentiation looks like. हाँ, तो जब T बढ़ा तो MPL बढ़ा, जब T बढ़ा तो MPL बढ़ा, जब MPL बढ़ा तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि P इंटू MPL जो होता है वो वेज रेट होता है। तो अगर ये बढ़ा, ये कांस्टेंट है तो ये भी तो बढ़ जाएगा। ये तो पोर्शन है आपका सेम फोर से। ओके, सो द आइडिया इज व्हेन टी राइजेस एमपीएल राइजेस, एमपीएल राइजेस, वेज रेट राइजेस। बट व्हाट इफ व्हेन टी राइजेस आर इज आल्सो चेंजेबल? ये तो हमारा तब है पोर्शन जब हमारा आर फिक्स्ड है। हमें कैसे पता आर फिक्स्ड है? आर बेटा इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि हम लोग आर को ले ही नहीं रहे, और ये कंडीशन मेरी शॉर्ट रन की होती है। शॉर्ट रन के अंदर कंडीशन जो होती है वो होती है ceteris paribus, which means leaving everything else unchanged. ओके, लेकिन बॉमल बोलता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है
और क्वेश्चन ने हमें लिखा है, क्वेश्चन ने हमें बकायदा दिया है कि ये प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन फंक्शन है, और बॉमल बोलता है कि प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्शन फंक्शन में तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेबर और कैपिटल को, विच मीन्स जब मेरा वेज रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगी, मेरी लेबर ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, तो मैं थोड़ी लेबर कम करूंगी और थोड़ा लेबर कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वेज रेट बढ़ा है ना। जब मैं कैपिटल बढ़ाऊंगी तो आर भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो मेरा वेज रेट उतना नहीं बढ़ पाएगा अगर मेरा आर कांस्टेंट होता। तो जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ा तो मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ, ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मैं सारी की सारी लेबर नहीं इंप्लॉय कर रही, क्योंकि अगर मैं सारी की सारी लेबर इंप्लॉय करती तो मेरा वेज रेट और ज्यादा बढ़ता। लेकिन क्योंकि मेरे पास लेबर को चेंज करने का पावर है, क्योंकि मैं बॉमल के पर्सपेक्टिव से ले रही हूँ, क्योंकि मेरा लेबर और कैपिटल सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो मैं लेबर थोड़ा सा कम कर सकती हूँ, तो मैं कैपिटल थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। तो इसीलिए जो इम्पैक्ट है वो वेज रेट और आर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस प्रोपोर्शन से होगा वो ना हमारा वरी है, ना ही हम उस पार्ट को आंसर कर सकते हैं। सो दिस गाइस इज योर क्वेश्चन 5.2। नेक्स्ट वन एक्चुअली हम 5.22 कर सकते हैं, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, इट्स अननेसेसरली अ बिगर क्वेश्चन। मैं आपको 5.22 का फर्स्ट 3 पार्ट स्टार्ट ऑफ करा देती हूँ सो दैट इट्स इजियर फॉर यू, अगर आपको लगे कि आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। So we are given yp is equal to t into L, and we are also given in later parts that yg is equal to L. आउटपुट प्राइस अगर P है तो पहली बात हमारे को कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम निकालना है टू डिटरमिन वेज रेट। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल तो है नहीं, तो हम तो सीधा अपना P इंटू एम पी एल इज इक्वल टू W का कंडीशन लगाएंगे। So P is the price of private good. MPL in this case is T, and that will be the wage rate of the private sector. हमें पता है that wage rate of the private sector and the wage rate of the public sector has to match, क्योंकि अगर कहीं पे भी wage rate ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वहां पे पॉपुलेशन मूव कर जाएगी, इसलिए हम वेज रेट के साथ P नहीं लगाते, इसलिए हम वेज रेट के साथ P नहीं लगाते, राइट। सो दिस बिकम्स माय कॉस्ट बाय my wage rate. Cost function is W into L. W is P into T into L, and L is P into T. L is the by P upon T. So cost मेरा आ गया P into YP, which means it's a perfect competition, which means कि मैं marginal cost देखूंगी तो that will come out to be P. आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इसको देख के भी आपको पता लग रहा है, आपको नहीं करना, आप marginal cost करोगे which is del C by del Y, then also you get this condition which is your perfectly competitive condition. तो ये तो आपका एनालिसिस हो गया फॉर पार्ट ए एंड बी। फॉर पार्ट सी हमें दिखता है कि हमारे को पता है कि फॉर पब्लिक गुड व्हाट इज आवर कंडीशन। फॉर पब्लिक गुड हम ये कंडीशन तो लगा ही नहीं सकते कि पी इंटू एमपीएल इज इक्वल टू वेज रेट, we can't put in that condition, but what we know is cost is always be equal to W into L, same W that is here. तो marginal cost is obviously what, हमें नहीं पता, हमारे को पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। वेट we know that cost is equal to W into L. Cost is equal to W into YG, क्योंकि L is YG. So marginal cost is W. Marginal cost is W. उसने हमसे पूछा है कि रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट निकालो। ये मार्जिनल कॉस्ट है मेरा प्राइवेट सेक्टर का, ये है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। सो MCP अपॉन MCG इज व्हाट, इट्स P अपॉन W. P is from here T upon W into W, which is T upon W square, which proves my C part that when T rises, the ratio, this ratio also rises. In the next question वो ये बोल रहा है कि हमारे को relative size of public sector निकालना है when U is given to us. You can follow the same steps and do it. It's not required. It's a lot of math, which is the reason I'm not doing it here. अगर आपको लगे कि आपको फिर भी करना है, you can always come back to me and I'll share the answer with you separately. Okay, this was 5.22. Now let us do 5.24. हमारे को given है that utility function is equal to under root m plus, no plus नहीं है, under root m into under root of 1 plus b, 1 plus b, जहाँ पे m is income, b is the non-pecuniary benefits derived from the employment. This is for a bureaucrat. Okay, अगर हमारे को इसमें the first is derive an expression
for the additional income that must be paid to maintain utility if benefits are withdrawn. तो अगर हमारे बेनिफिट्स जो हैं वो जीरो हो जाते हैं तो उसकी वजह से मुझे एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिलनी चाहिए, उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा डेल यू बाय डेल बी. Del u by del b is under root m upon 2 under root 1 plus b into 1 because 1 is into 1. So I have under root m upon 1 plus b into 1 by 2. That is what we have right now. तो अगर हमने b को कम किया by 1 unit, तो मेरा जो यूटिलिटी फॉल करेगा दैट विल बी बाय 1 by 2 under root m upon 1 plus b. Similarly, I also want to do del u by del m, which is under root 1 plus b upon 2 under root m. तो अगर मेरा m जो है वो मेरा इंक्रीज किया 1 यूनिट से, तो मेरे पास आएगा यूटिलिटी ऑफ 1 by 2 under root 1 plus b upon m. Right? So this is what we have so far. तो हमें पता है हमें सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रहना है, क्योंकि हमारे पास अगर हम सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रहेंगे तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हमने b कम किया और m बढ़ाया तो 1 यूनिट ऑफ b को कम करने से m कितना बढ़ना चाहिए. ओके, so in a way I am going to rewrite my function as utility is equal to under root of 1 plus b under root of m. क्योंकि अगर मैं b को x एक्सिस पे ले आती हूँ तो मैं ये आराम से बोल पाऊंगी कि मेरा MRS जो है इसका डायरेक्टली अप्लाई होता है, which is nothing but del u by del b upon del u by del m. Del u by del b is equal to 1 by 2 under root m upon 1 plus b, the whole upon. Okay, so I think that I've done some error in doing this differentiation. Just give me 1 minute. So it's correct. And del u by del m is equal to 1 by 2 under root 1 plus b upon m. So when we calculate it, we get it to be equal to 1. So which means when b changes by 1, then m also changes by 1. Right? So when b changes by 1 and m changes by 1 comes, तो फिर तो easy है, then it's really simple. So my current utility is, and for anything we are given that this, if b changes by 1, then m has to change by 1. So my m has to increase by 1 when b falls by 1. और the change in m has to be equal to change in b. तो मेरा जितना बेनिफिट कम होगा उतने सी ही मेरी इनकम जो है वो चेंज होनी पड़ेगी फॉर माय यूटिलिटी टू स्टे कांस्टेंट. अगर हमारे पास b जो है दैट इज द नंबर ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड, और अगर हमने हर एक मेंबर को w वेज रेट दिया, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग नॉन पिक्यूनरी बेनिफिट्स ऑफ m by 2. मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास B जो है वो नॉन पेक्यूनियर बेनिफिट भी है, B इज द नंबर ऑफ स्टाफ ऑल्सो एम्प्लॉयड. ठीक है, तो हमारे पास हर एक मेंबर को हमने वेज रेट दिया W. तो यूटिलिटी जो मेरे पास हो गई वो हो गई W जो मुझे वेज रेट मिला इनटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस प्लस नहीं है, सॉरी इट्स नॉट अ प्लस हियर, इनटू 1 plus B. B is the non-pecuniary benefit. I want B to be equal to m by 2. Right? If I want B to be equal to m by 2, they're asking me what is the cost of this m by 2 being there. तो cost हमें निकालनी है of B when B is equal to m by 2. हमें पता है हर एक की income is the wage rate, so which implies the cost of B is equal to W by 2. It's very simple. This is the B part. है ना? तो cost क्या है? It's W by 2. And जो provision है non pecuniary benefit का, वो cost effective method है क्या utility raise करने का? It is. क्योंकि अगर हम wage पे करेंगे तो मुझे तो W पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा ना. अब तो मैं W by 2 ही पे करके अपना benefit उतना ही बढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब मेरा increase in B और increase in W at this point in time means the same. So it is a cost effective way up till a certain point. Up till a certain point. Then we come to question number 5.27.
Question number 5.27 beta in your part A and part B is exactly the bureaucracy model that we have already done. And since we just did it a few times, we don't need to do it again. उसके अलावा जो C and D part है, C and बाकी parts हैं, वो इतने C part जो है वो इतना important नहीं है. And A and B part is exactly what the question is already giving you in the text. जो हम लोगों ने model of bureaucracy पढ़ा है वो exactly वैसा ही है. You can also consider doing a question number 5.30, but since 5.30 is talking about a monopolist and it also assumes a certain amount of information, which is why it does not come in the exams as such. And the rest of the question also needs you to do something from other places, जो कि हम लोगों ने नहीं करा है. So for example, for this fifth chapter questions for us to do, जो chapter 1, 2, 3, 4 Hendricks and Miles के हैं, वो already assume करता है कि आपको आने चाहिए, क्योंकि वो ये हम लोगों ने अभी इस कोर्स के लिए नहीं करे हैं, इसलिए हम इसके बाकी क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली. This is all there is in chapter 5, unit 1. So from my side, guys, unit 1 is completely done with all the summary videos, with all the main videos, with all the back questions. अब हम from next week onwards unit 2 पे focus करना शुरू unit 2 पे नहीं, sorry, unit 1B पे focus करना शुरू करेंगे. All right, thank you.